Hello students, today we are discussing some statement based questions of exercise 3.6 of class 10th. Number one question is there. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. स्टूडेंट क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले इसमें दो वर्ड्स के बारे में बताया गया है, एक तो है डाउनस्ट्रीम और एक है अपस्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होती क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाउनस्ट्रीम। मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है और रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बोट है, बोट भी फ्लो कर रही है, तैर रही है। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो करती है तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स डाउनस्ट्रीम। मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अच्छा, बोट की जगह कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे इसमें ऋतु के बारे में बात कर रही है कि वो स्विम कर रही है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में। वाटर की जगह कभी कभार वो करंट भी कह देता है, करंट जो होता है वो वाटर को ही रिप्रेजेंट करता है इन क्वेश्चनों में। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? स्टिल वाटर का मतलब पानी की स्पीड। ओके, तो इसमें करना क्या है, पानी के अंदर जो बोट फ्लो कर रही है या जो पर्सन फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हमेशा मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, और जो बोट फ्लो कर रही है, जो पानी फ्लो कर रहा है, पानी की स्पीड मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो दोनों स्पीड्स का सम होती है। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब दोनों का सम होगा। तो अपस्ट्रीम में क्या सिचुएशन बनती है स्टूडेंट? अपस्ट्रीम वाले केस में अपोजिट बन जाता है। मतलब मान लीजिए कि करंट जो है या वाटर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और जो बोट या पर्सन है वो इस तरफ फ्लो कर रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम वाले केस में होता क्या है कि जो नेट स्पीड हो जाती है वो हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको x माइनस वाई ही क्यों लिखा, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा? बेटा हमेशा हम ये मानकर चलते हैं कि जो पर्सन या बोट फ्लो करती है उसकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होती है, तभी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगी, अदरवाइज वो अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंसेप्ट होते हैं, अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सीढ़ियां उतरना आसान है, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो मुश्किल आती है। तो अपस्ट्रीम से अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स भी याद रख सकते हो। डाउनस्ट्रीम आसान है ना, मतलब सीढ़ियां उतरना आसान होता है। आसान का मतलब क्या हो गया कि नेट स्पीड जो है वो बढ़ गई, और मुश्किल का मतलब जो नेट स्पीड थी वो कम हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। ऋतु के बारे में बात करते हैं। ऋतु क्या कहती है? ऋतु सेज दैट कि सबसे पहले तो स्पीड ऑफ ऋतु मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया और वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान ली, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही तो पूछा है ना। फाइंड आर स्पीड ऑफ रोइंग। स्पीड ऑफ रोइंग का मतलब ऋतु की स्पीड निकालो, एंड इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ द करंट, और स्पीड ऑफ द करंट निकालो। इन स्टिल वाटर इसलिए कहा गया कि जब पानी शांत था तो ऋतु की स्पीड कितनी थी, और जो पानी फ्लो कर रहा था उसकी स्पीड कितनी। चलिए डाउनस्ट्रीम का केस लेकर चलते हैं। डाउनस्ट्रीम के केस में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है 2 आवर्स में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x माइनस वाई, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20, कितने आवर्स में ट्रेवल किया 2 आवर्स में, तो 20/2। तो पहली इक्वेशन जनरेट हो गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 मेरे पास पहली इक्वेशन जनरेट हुई। अब जरा दूसरी के बारे में बात करते हैं। अपस्ट्रीम के केस में वो 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है, इसीलिए x माइनस वाई बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड 4 टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2। तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। दो सिंपल इक्वेशन बन चुकी हैं, जिन सिंपल इक्वेशंस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। दोनों को आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। x 6 है, y हमारे पास क्या बना हुआ है 4। नाउ स्टूडेंट इन द नेक्स्ट पार्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। एक वर्क कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब होता है मान लो नकाशी का काम, किसी कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। अगर 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो इस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर उस काम को 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। कितना टाइम लगता है अगर एक वुमेन को ये पूरा काम करने को दिया जाए, तो अकेली वुमेन कितने डेज में क्लियर करेगी, काम को कंप्लीट करेगी। और एक इंडिविजुअल मैन जो है वो इस पूरे काम को कितने डेज में करेगा। 1 मैन एंड 1 वुमेन वाला प्रॉपर कंसेप्ट बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज। हमने मान लिया कि x डेज में एक वुमेन जो है वो काम को कंप्लीट कर ले। तो मैन कितने डेज में मैंने माना, मैंने मान लिया y डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है। अब एवरी स्टूडेंट इस बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान रखें कि जो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि एक दिन का काम निकाला जाएगा। द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय द वन वुमेन इन 1 डे। एक वुमेन एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लेगी, 1/x पार्ट कंप्लीट कर लेगी। और मैन कितना करेगा, 1/y पार्ट कंप्लीट करेगा। पर डे का वर्क निकालना है। एक दिन में एक वुमेन काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लेगी। अब ऑब्वियस सी बात है x डेज में कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में काम तो 1 के बराबर है ना, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा, 1/x पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 2 वुमेन है, एक वुमेन 1/x पार्ट कंप्लीट करती है तो 2 वुमेन कितना पार्ट कंप्लीट कर लेंगी काम का, 2/x पार्ट। अच्छा 5 मैन थे इसमें, 5 मैन थे तो एक मैन 1/y पार्ट कंप्लीट करता है तो 5 मैन कितना कर देंगे, 5/y पार्ट कंप्लीट। इजी कस्ट, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 दिन में। तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा, एक दिन में काम का हिस्सा कंप्लीट होगा 1/4। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पर डे का वर्क लेकर चल रहा हूँ 2 वुमेन एंड 5 मैन का, तो राइट हैंड साइड में भी तो टोटल 1 डे का ही काम लेंगे। एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है पार्ट ऑफ डे वर्क। पर डे वर्क मतलब एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में वर्क के बारे में बात कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पर डे के वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हो। ऐसी दूसरी सिचुएशन में 3 वुमेन है और 6 मैन है।
3 वुमेन जो है वो काम का कितना हिस्सा कंप्लीट करेंगी एक दिन में? 3/x पार्ट। और जो हमारे पास 6 मेन है वो काम का कितना हिस्सा कंप्लीट करेंगे? 6/y पार्ट। और 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा? 1/3 पार्ट। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप पेयर ऑफ इक्वेशन को। ये पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पुराना मेथड आ गया, 1/x जो है वो a के बराबर, 1/y जो है वो b के बराबर। a और b में दो इक्वेशन बनी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हुए हमने सबसे पहले तो बेचा a और b की वैल्यू निकाली। a और b की वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू आ गई 1/18, b की वैल्यू आ गई 1/36। लेकिन a और b तो हमने खुद माना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? इस फॉर्मूले का यूज किया। तो 1/x a के बराबर है, a हमारा 1/18 था तो x कितना आ गया? 18। और y कितना आ गया? 36। इसका मतलब वुमेन उस वन एम्ब्रॉयडरी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर देगी और जो मैन है वो 36 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। इन द पार्ट 3, Ruhi travels 300 kilometers to her home, partially by train and partially by bus. If she takes 4 hours, she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है? Find the speed of the train and the bus separately. रूही एक कैंडिडेट है जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने घर से घर जाने के लिए। वो कुछ हिस्सा तो ट्रेन में बैठ के ट्रेवल करती है और कुछ हिस्सा बस में बैठ के ट्रेवल करती है। माइग्रेट हो रहे हैं समझ, लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो उसे 4 आवर्स का समय लगता है। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और बचा हुआ बस से, तो बस से कितना करेगी? 240। टोटल 300 है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर दिया तो 240 किससे करेगी? बस से। कितने समय का लगता है? 4 आवर्स। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना करेगी? 100 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो बस से कितना करेगी? 200 किलोमीटर। उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। पहले कितना लग रहा था? 4 आवर्स। अब कितना लग रहा है? 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो दोनों की सेपरेट स्पीड निकालो। ये तो क्वेश्चन का मतलब था। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है जो पार्शियली बाय ट्रेन ट्रेन बनाई हुई है एंड पार्शियली बाय बस बस से ट्रेवल करती है। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पहला केस बना लिया। जिस पहले केस में वो 60 किलोमीटर तो ट्रेवल करती है ट्रेन से और 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बस से। भाई रिमेनिंग बोला था तो 300 में से 60 माइनस किया तो 240। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है 4 घंटे का समय लगा था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम निकाल लेंगे। अब ट्रेन की डिस्कस किया तो ट्रेन में टाइम लगा 60/x, क्योंकि 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था और स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। और बस का था 240/y, 240 टोटल डिस्टेंस है और y स्पीड थी। इज इक्वल टू 4। ये तो पहली इक्वेशन होगी जो 4 के बराबर। दूसरा केस, सेकंड केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय बस। ठीक है। तो ट्रेन में टाइम कितना लगा? 100/x और बस में टाइम कितना लिखा? 200/y। अब यहाँ देखो जरा, टाइम में मैंने चेंजेस किया है। बच्चे इसे पता क्या लिखते हैं? बच्चे लिख देते हैं 4.1। 10 मिनट था ना, तो वो गलत है।
ये आवर्स है और मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 4 10/60, 4 1/6। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 25/6 आ गया मेरे पास। ठीक है, 6 4 24 और 1 ऐड करोगे तो 25/6। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। तो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स स्पीड ट्रेन की है और वाई स्पीड किसकी है, बस की। अच्छा, इससे एक इंफॉर्मेशन तो मुझे क्लियर होगी भाई, अगर वो ट्रेन से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अंडरस्टूड है इस बार ट्रेन की स्पीड जो है वो कम होगी और बस की स्पीड ज्यादा। बाकी आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू। Now student, optional exercise is there. Exercise 3.7. We will discuss also optional exercise. Some question will be there. Question number 1. The age of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani father Dharam is twice as old as Ani and Biju. Ani. And Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differed by 30 years. Find the age of Annie and Biju. क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्हीं के ही पेरेंट्स और सिस्टर के बारे में बात कर रहा है। तो मैं क्वेश्चन को पहले बाइफरकेट करता हूँ, फिर आगे सॉल्यूशन पर चलते हैं। कहता है एनी और बीजू की एज का डिफरेंस, दो फ्रेंड्स हैं ये, इनकी एज का जो डिफरेंस है ये 3 इयर्स के बराबर आ रहा है। एनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस है ये 3 इयर्स के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले निकालना भी एनी और बीजू की एज है, तो मैंने एनी की एज एक्स मान ली और बीजू की एज वाई मान ली। एक इक्वेशन तो बना सकते हो कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 3 इयर्स के बराबर। आगे बात करते हैं। एनीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब एनी की फादर की जो एज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 2x हो जाएगी, क्योंकि वो एनी की एज की डबल है। और जो बीजू है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू की जो एज है वो कैथी की एज की 2 टाइम्स है। तो बीजूज एज इज ट्वाइस, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज बीजू की एज की हाफ हो जाएगी, तो कैथी की एज कितनी होगी भाई, y/2। अगर बीजू की एज y है और जो कैथी की एज की डबल है, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी, y/2। तो दो इक्वेशन बन गई। एक तो बन गई हमारे पास ये बनी हुई है x - y = 3, फर्स्ट इक्वेशन, और एक आ रही है 2x y/2। अच्छा, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, कैथी और धर्म, जो बीजू के और एनी के फादर हैं, उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। तो पहले तो मैंने धर्म की एज लिखी, उसमें से कैथी की एज को माइनस किया, = 30 रख दिया। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कहा गया दो फ्रेंड हैं एनी एंड बीजू, जिनकी एज का डिफरेंस 3 इयर्स है। मैंने एनी की एज x मान ली, बीजू की एज y मान ली। अगर डिफरेंस 3 है तो मैंने x - y 3 रख दिया। मैं y - x भी 3 रख सकता था स्टूडेंट, मैं y - x भी 3 रख सकता था, लेकिन क्वेश्चन को जब आगे फॉलो करेंगे तो ऐसा कुछ अंदेशा सा हो जाएगा कि एनी की एज ज्यादा आ सकती है। सेकंड सिचुएशन, एनी के फादर धर्म है, जो एनी की एज के डबल है, तो उनके फादर की एज कितनी होगी धर्म की, 2x। और बीजू की सिस्टर है कैथी, और बीजू की जो एज है वो कैथी की एज की डबल है, तो यहां से कैथी की एज कितनी आ गई, y/2। दूसरी सिचुएशन, अब धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 इयर्स है। ऑब्वियसली बात है, फादर की एज
डॉटर्स या फिर चाइल्ड की एज से ज्यादा ही होती है। तो पहले धर्म की एज रखी गई 2x और उसमें से कैथी की एज को माइनस कर दिया जो कि 30 के बराबर। अब स्टूडेंट आपके पास किसी भी मेथड से आप पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने इसे क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट, जब पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया गया, जब मैंने x माइनस वाई 3 के बराबर माना था और एज का डिफरेंस 30 के बराबर था, यहाँ से x 19 आ गया और स्टूडेंट y आपका कैलकुलेट होकर 16 आ गया। अब केस सेकंड बनाया गया है। केस सेकंड इसलिए बनाया गया है कि मैंने पहले आपको बता दिया था x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स भी आ सकता है। अब y माइनस एक्स जब 3 के बराबर मानते हुए चलते हैं तो x 21 आता है और y 24 आता है, मतलब दोनों सिचुएशन पॉसिबल। तो आंसर में दोनों लिखी जाएंगी। पहले केस में लिखी जाएगी जब एनी की एज बीजू की एज से ज्यादा थी तो एनी की एज 19 ईयर्स आई, बीजू की एज 16 ईयर्स आई। दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे बेटा। सेकंड सिचुएशन में जब बीजू की एज एनी की एज से ज्यादा थी तो एनी की एज 21 ईयर्स आई और बीजू की एज 24 ईयर्स। मतलब दोनों सिचुएशन विल बी वैलिड और एज वेल एज एप्लीकेबल। दोनों सिचुएशन वैलिड भी है और एप्लीकेबल। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम अवर सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। One says, give me 100 friend, I shall become twice as rich as you. The other replies, if you give me 2, 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. एक कहता है दो फ्रेंड है आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझे 100 रुपीज दो, गिव मी 100 रुपीज, तो मैं आपसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं, ए के पास कुछ पैसे हैं, बी के पास कुछ पैसे हैं। ए के पास मान लिया x रुपीज है, बी के पास y रुपीज है। अब ए बात कर रहा है, ए कहता है कि मुझे 100 रुपीज दे दो तुम। तो ए 100 रुपीज किसको, बी किसको देगा, ए को। तो ए कहता है कि मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। वेरी गुड। अब बी की बात करता है, बी कहता है गिव मी ओनली 10, ये 10 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कि आप मुझे 10 रुपीज ही दे दो और मैं आपसे 6 टाइम रिच हो जाऊं। ठीक। तो सिचुएशन को ऐसे रखा गया, दो फ्रेंड माने जिनका नाम ए एंड बी था। ए के पॉकेट में x रुपीज है, बी की पॉकेट में y रुपीज है। अब पहली सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन में क्या कहता है, ए कहता है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो। तो ए के पास 100 एक्स्ट्रा हो गए, ए प्लस 100। अब बी ने दिए हैं तो 100 इससे कम भी होंगे, तो क्या आ गया, y माइनस 100। अब ए जो है उसके पास अमाउंट बी से दुगना है, तो छोटे वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ओके। दूसरी सिचुएशन में इस बार क्या कहता है, बी कहता है बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज दे दो। तो y को 10 रुपीज मिल गए तो कितना हो गया, y प्लस 10। x के 10 रुपीज चले गए तो x माइनस 10। अब बी कहता है कि मेरा अमाउंट अब आपके अमाउंट के 6 टाइम हो चुका है, तो छोटे वाली साइड 6 मल्टीप्लाई कर दिए। मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनी 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। अब दोनों को सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते